Hello and good morning, my class 12th warriors. So, how are you all? Hope everyone is doing very well. So, my dear student, today is your 8th lecture of electrostatics. In last class, dear student, we have discussed about Gauss's theorem, Gauss's law. So, today we will continue that. तो बेटा गॉसेस लॉ में आप लोगों को मैंने ये बताया कि गॉसेस लॉ किसी इनक्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बताता है कि कितना फ्लक्स किसी इनक्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, यानी कि गॉसेस लॉ को हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इसका मतलब है बेटा कि जो गॉस थ्योरम ने बताया उसका हमें क्या करना है, यूज करना है। गॉस ने क्या बताया था बेटा, तो गॉस ने बताया था कि किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से, सपोज कर लो कि आपका इनक्लोज्ड सरफेस है और यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से होकर के निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां से निकलने वाले लाइन को क्या कहेंगे, फ्लक्स कह देंगे, ठीक है। तो गॉसेस ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई वो होगा 1/ε0 टाइम, यानी कि 1/ε0 इनटू नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर रखा गया है। तो इस सरफेस के अंदर सपोज कर लेते हैं क्यू चार्ज रखा गया है। तो गॉसेस ने क्या कहा, गॉसेस ने कहा कि फाई ई टोटल फ्लक्स पासिंग जो यहां से निकल रहा है, कहां से, इनक्लोज सरफेस से, वो होगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज क्यू। अब ये ε0 क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बता दिया है। अगर इसको आपको समझना है कि व्हाट इज परमिटिविटी और ε0 तो वीडियो नंबर 2 देखिए आप लोग। तो ये गॉसेस ने कह दिया। अब इस गॉसेस लॉ को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे, ये मुद्दा है। तो इसको समझने से पहले बेटा हम आपको बता देंगे कि ये गॉसेस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, गॉसेस लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बेटा, क्लास 10th आप लोगों ने पढ़ा है और क्लास 10th में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है। लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो फैराडे लॉ में क्या कहा गया था बेटा, कहा गया था कि अगर कोई कंडक्टर सपोज कर लो ये कंडक्टर है और कोई फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, कहा, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, ये जब कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करेगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये जो क्रॉस मैंने बनाया इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा। कंडक्टर ये है, अब ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। तो कट करने की वजह से यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जन्म लेगा। क्या लेगा, इलेक्ट्रिसिटी जन्म लेगा, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब गॉसेस फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि द कंडक्टर विच लिंक टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से जो कंडक्टर लिंक कर रहा है, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स से जब लिंक करेगा बार बार और जब इस लिंकेज में चेंज होगा, यानी कि बार बार चेंज करेगा, तो उसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो यहां पर मुद्दा क्या है बेटा, मुद्दा है कि फ्लक्स होने चाहिए, ठीक है, और फ्लक्स किससे लिंक करने चाहिए, एक कंडक्टर से। तो ये सारे फ्लक्स हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो सर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते पढ़ाते मैग्नेटिक फ्लक्स में आ गए, नहीं बेटा, मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं, समझने वाली क्या बात है। तो जब ये कंडक्टर इस फ्लक्स के अंदर घूमेगा तो इस फ्लक्स लाइंस को कट करेगा, यस। तो वहां पर फैराडे लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ईएमएफ आएगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, यानी कि कितना फ्लक्स कटा, यानी कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स,
कितना फ्लक्स कटा। यस, यानी कि जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है यहीं पे आपका गॉसेस लॉ इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये फ्लक्स कहां से निकलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो कहां से निकलेंगे? तो सपोज कर लो कि मैग्नेट का इतना बड़ा सा टुकड़ा है, मैग्नेट का इतना बड़ा सा टुकड़ा है और एक मैग्नेट का इतना बड़ा सा टुकड़ा है। क्या दोनों से फ्लक्स सेम निकलेंगे? दोनों से जो फ्लक्स निकलेगा वो सेम निकलेगा? नहीं ना, दोनों में से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो गॉसेस लॉ क्या बताता है? यही बताता है कि अगर कोई एरिया है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर बेटा हम लोग अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल लेते हैं तो यहां पर हमें पता चल जाएगा ना कि ये कितना फ्लक्स कट करेगा। यस बेटा, तो गॉसेस लॉ आपको क्या बताता है? अमाउंट ऑफ फ्लक्स बताएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड का मैटर कुछ और तरीके से निकालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कैसे निकालेंगे? एरिया इनक्लोज, गॉसेस लॉ का यूज करके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि गॉसेस लॉ ने क्या कहा था। गॉस ने क्या कहा था? तो गॉस ने कहा था बेटा, गॉस ने कहा था कि किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा? क्या होगा? Q इंटू 1/ε0, यानी कि टोटल चार्ज जो इसके अंदर रखा गया है वो और इसके परमिटिविटी 1/परमिटिविटी का मल्टीपल होगा। ये गॉसेस ने कहा था। अब गॉसेस के इसी थ्योरम का यूज करके अलग अलग शेप से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि गॉसेस लॉ के इस थ्योरी को यूज करते हुए अलग अलग शेप का कोई कंडक्टर लेंगे, उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं कि गॉसेस लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अपने एप्लीकेशन यानी कि मेन मुद्दा पे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो यहां पर मैं छोटा सा एक हेडिंग लिख दे रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बेटा, यहां पर मैंने छोटा सा एक हेडिंग लिख दिया, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और इसमें पहला जो होगा, पहला हेडिंग, तो देखो मैं पहला हेडिंग क्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside of infinitely long straight charge conductor। हेडिंग क्या है बेटा आपका? हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E की वैल्यू, E की वैल्यू कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। बहुत लंबा सा चार्ज कंडक्टर है, इतना बड़ा सा लंबा सा चार्ज कंडक्टर है। और इस चार्ज कंडक्टर के वजह से इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें निकालना है। E की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात? तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए। तो ये लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मैंने बना लिया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बना लिया। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं इसके चारों तरफ। क्या कर देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो लो बेटा, ये हो गया इनफाइनाइटली, सपोज करो बहुत बड़ा सा कंडक्टर है। अब इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बेटा हम लोग काम करेंगे, इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। किससे निकलने वाले? इस लाइन से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिए। मैं कुछ एजम्पशन लिखने वाला हूं। अभी एजम्पशन क्या होगा? तो यहां लिख रहा हूं बेटा, लेट अस सपोज an infinitely long straight charge conductor
charge conductor whose linear charge density is lambda। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा? उसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ये सपोज कर लो अगर 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का लेंथ है, तो इस लेंथ में कितना चार्ज क्यू है, तो इसको हमने क्या सपोज किया है? ये लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है? लैम्डा चार्ज है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। Now to calculate flux due to this charge conductor, अब इस चार्ज कंडक्टर से निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए we are assuming a Gaussian cylinder of length L and radius R। क्या किया बेटा? अब मैंने इस कंडक्टर से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या एज्यूम किया? एक गॉसियन सिलेंडर। इस कंडक्टर के चारों तरफ एक गॉसियन सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे। अब ये सिलेंडर कैसा होगा? ये सिलेंडर कुछ इस तरीके का बेटा, एक गॉसियन सिलेंडर हम लोगों ने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। इस गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है बेटा? आर है। गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना है? आर। ऊपर नहीं बनाते। गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना बेटा? आर है। और इसका लेंथ कितना है बेटा? लेंथ इसका एल है। समझ में आ रही बात? वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वही मैंने यहां पे नोट डाउन किया हुआ है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो अब ये बताओ बेटा कि इस कंडक्टर की वजह से फ्लक्स कहां से निकलेगा? तो फ्लक्स आपका इस साइड से निकलेगा, मतलब पूरे सिलेंडर से निकलेगा। इधर से भी तो फ्लक्स निकलेगा, मतलब नीचे से भी। ये जो सिलेंडर है बेटा, इसके चारों तरफ से फ्लक्स निकलेंगे ऐसे करके। ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो फ्लक्स इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। क्लियर है? आओ देखते हैं कि कहां से फ्लक्स निकल रहा है। तो हमने क्या किया इसके लिए, टू कैलकुलेट फ्लक्स, हमने यहां पर एक छोटा सा एरिया सपोज कर लिया। यहां पर एक छोटा सा एरिया सपोज कर लिया। ये एरिया अगर हम सपोज करते हैं डी ए, ये एरिया कितना है? डी ए है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, बाहर की तरफ। डी ए वेक्टर है ना, मैंने बताया था कि एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन एरिया वेक्टर। तो इस एरिया के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि एरिया वेक्टर हो गया डी ए। अच्छा बताओ, अब इस पॉजिटिव चार्ज जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो किधर की तरफ निकलेगा? स्ट्रेट लाइन में निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। तो एरिया वेक्टर डीए और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है? अब आओ यहां पर देखो, तो मैंने साइड वाले को कैलकुलेट कर लिया। साइड वाले में एरिया वेक्टर और ई को बना लिया। पहला काम मेरा यही होगा। ऊपर वाले में क्या होगा? यहां पर भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया मैंने, डीए एरिया वेक्टर। तो इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरह ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब यहां से जो फ्लक्स निकलेगा इस वाले चार्ज कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो किधर की तरफ निकलेगा? इधर की तरफ निकलेगा, इधर की तरफ ई। तो ई की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो दोनों के बीच में कितना एंगल क्रिएट हुआ? 90 डिग्री, है ना बेटा? तो अब मुझे ये बताओ
कि ये जो ऊपर वाला जो सिलेंडर का ऊपर वाला जो सर्कल है उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई ई। फ्लक्स कितना निकलेगा, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ऐसे ही तो निकालते हैं फ्लक्स, मैंने आप लोगों को फ्लक्स का डेफिनेशन बताया था। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। तो फ्लक्स फाई ई को बाहर कर लेते हैं बेटा। अच्छा छोड़ो, ई डी ए कॉस थीटा क्या है यहां पे, इस वाले के लिए यहां पे लिख देना फॉर अपर सरफेस, फॉर अपर सरफेस। तो थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स बाई 0, यानी कि ऊपर वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहां वाले फ्लक्स से कितना होगा, सिमिलरली यहां पर भी वही होगा, छोटा सा एरिया, यहां पर डीए और यहां पर ई, यानी कि इधर से और इधर से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमें कौन से फ्लक्स को केवल कंसीडर करना होगा, ये वाले, यानी कि बेटा ये चार्ज कंडक्टर था आपका, ठीक है। अब कह रहा है, देखो मेन मुद्दा क्या है मेरा, मेन मुद्दा है कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ इस कंडक्टर की वजह से। तो मैंने कहा इंटेंसिटी बाद में देखेंगे, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स कहां कहां से संभावना है निकलने का, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, चारों तरफ से निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। लेकिन ऊपर और नीचे वाला तो 0 हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बेटा बेटाओ, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ। और अगर यहां का एरिया मैं ले रहा हूं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। और जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस वजह से ऊपर वाला सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0, नीचे वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0। तो कौन सा फ्लक्स बचा, केवल आपका साइड से निकलने वाला फ्लक्स, केवल साइड से फ्लक्स निकलेगा, वो कितना होगा वो दिखते हैं, है ना। तो यहां पर, हाँ यहां पर फ्लक्स ड्यू टू साइड सरफेस, साइड सरफेस, फ्लक्स निकालने किससे, साइड सरफेस से होते हुआ निकलने वाला फ्लक्स निकालने। तो फाई ई कितना होगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यही होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, साइड सरफेस के लिए डीए और ई के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो क्लोज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा। तो अब यहां लिख रहा हूं, ठीक है, अब यहां नोट कर रहा हूं। तो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 यहां पर लिखे या न लिखे, बात बराबर है, ईडीए। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ईडीए हो गया। अब फाई ई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, मैंने ई को बाहर कर लिया। अच्छा बेटा ये बताओ, ये टोटल एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया होगा कि नहीं होगा, ये जो डीए है छोटा सा एरिया मैंने लिया था, तो पूरा एरिया कितना होगा, सिलेंडर का एरिया। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू ए क्या है, पूरे सिलेंडर का एरिया। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल, यही तो होता है एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको बना लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, यहां पर फाई ई बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, मुझे इरेज करना होगा, इरेज करके फिर आगे बताते हैं आपको, नोट डाउन करो। होप आप लोगों ने बेटा नोट किया होगा। मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूं, क्योंकि अब मैं ऊपर बताऊंगा आप लोगों से। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि टोटल चार्ज कितना है इस इतने लेंथ में, एल लेंथ,
क्योंकि बेटा ये तो इनफाइनाइटली लेंथ था ना, बहुत लंबा तार था, लेकिन हमने केवल एल लेंथ का गॉसियन सरफेस बनाया था। तो एल लेंथ में कितने चार्ज आ रहे हैं, टोटल चार्ज फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना आएगा, तो टोटल चार्ज क्यू कितना होगा बेटा, क्यू इक्वल टू लेंथ, लेंथ एल है इनटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा देखो कितना लंबा है और इसके 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज है, तो वो तो चार्ज डेंसिटी हो जाता है। तो एल इंटू लैम्डा, एल इंटू लैम्डा, क्या एल इंटू लैम्डा। समझ में आ रही बात बेटा? टोटल चार्ज निकालने के लिए एल इंटू लैम्डा, अरे यार कुछ इस तरीके से समझो ना इसको। इफ अगर 10 रुपए में एक बनाना मिलता है तो 100 रुपए में कितने मिलेंगे, तो 10 इंटू, अरे 10 रुपए में एक बनाना मिलता है तो 100 रुपए में कितने बनाना मिलेंगे, 100 रुपए में 10 ही बनाना तो मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 10 अपॉन 100 कितना मिला, सॉरी 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 कितना मिला, 10 बनाना मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? देखो बेटा फिर से एक बार बताता हूं कि कैसे नेट चार्ज निकालेंगे। मैंने अभी बताया था, अभी यहां पर एज्यूम किया था कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में चार्ज, पर यूनिट लेंथ में चार्ज, यानी कि 1 मीटर के लेंथ में, 1 मीटर के लेंथ में अगर क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, तो एल मीटर के लेंथ में क्या होगा, क्यू डैश इंटू एल। यही तो, वही तो मैंने किया यहां पर भी कि टोटल चार्ज फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू इक्वल टू एल टोटल लेंथ इंटू पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, लैम्डा चार्ज। यही तो लीनियर चार्ज डेंसिटी था। तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल आपको यहां पर मिल गया। इरेज करता हूं इसको। तो अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, टोटल फ्लक्स फाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहा था गॉस ने। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू कितना है, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी फाई यहां पर है, इक्वेशन नंबर 2 में भी फाई यहां पर है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एल लैम्डा डिवाइडेड ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा एल से एल जाएगा, एल से एल जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। तो देखो बेटा मैंने ई की वैल्यू निकाल दिया है ना, मैंने ई की वैल्यू निकाल दिया। तो ये था गॉसेस लॉ का पहला एप्लीकेशन। एक बार और जल्दी रिवीजन कर देता हूं आप लोगों को, जल्दी बता देता हूं क्या किया मैंने। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन था कि मेरे पास एक तार है, वायर है, और इस वायर पे क्यू चार्ज दिया गया है, टोटल मतलब बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं, बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और आपसे कह रहा है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला इंटेंसिटी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो बेटा देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बहुत सारे इंटेंसिटी होगी, तो हम इनफाइनाइटली के लिए नहीं निकालेंगे, हमने एक गॉसियन सिलेंडर को एज्यूम किया, गॉसियन सिलेंडर को एज्यूम किया। अब इससे निकलने वाला हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया। कैसे, तो इससे इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से। तो हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? साइड से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहां पर डीए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल जीरो। तो जब एंगल जीरो हो जाएगा cos जीरो की वैल्यू, तो फ्लक्स आपका ईडी आ जाएगा और यहां पर ई एरिया क्या होगा आपका? 2 पाई आर एल। तो एक इक्वेशन यहां मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा के लिए हम लोगों ने कहा कि एल लेंथ में ये जो टोटल इनफाइनाइटली लॉन्ग था, लेकिन इसका एल लेंथ का ही तो सिलेंडर मैंने बनाया था। इस एल लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है? तो Q टोटल चार्ज इक्वल टू एल, यानी कि कितना लेंथ है इनटू पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो लैम्डा इनटू एल। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ का यूज किया पर फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो फाई यहां पर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और E की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आई बात बेटा? तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात कर लिया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर होगा तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अब जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन होगा बेटा, वो होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, यानी कि एक पतला कंडक्टिंग शीट लेंगे बेटा, एक पतला कंडक्टिंग शीट लेंगे। तो ये मेरे पास एक शीट है बेटा। अब इस शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस सीट के वजह से इसके बाहर फ्लक्स कितना निकलेगा वो कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, यानी कि इस सीट की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बता चुका आपको। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो अब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, यह होगा हमारा टॉपिक, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा? तो इसके लिए बेटा आप देखो कि जो शीट होता है, सपोज कर लीजिए एक शीट है, तो शीट के दो सरफेसेस है, एक इधर, दो सरफेसेस है, यानी कि अगर चार्ज यहां पर दिया गया है तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, फ्लक्स निकलेंगे, और यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर इसके इस सेंटर से बाहर की तरफ एक गॉसियन सिलेंडर सपोज कर लेने, और इधर से भी एक गॉसियन सिलेंडर सपोज कर लेने। तो देखो दोनों तरफ मैंने एक गॉसियन सिलेंडर सपोज कर लिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, एक गॉसियन सिलेंडर को सपोज कर लिया। अब जरा सा देखो, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किधर की तरफ निकलेगा, इधर की तरफ। इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। शीट ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेगी, इधर की तरफ निकलेगी। और जो एरिया, इसका जो एरिया है डीए, वो किधर की तरफ होगा, वो भी इधर की तरफ होगा ना। तो डीए और एरिया ई भी इधर है। सिमिलरली इधर की तरफ भी डीए और एरिया ई भी इधर की तरफ है। समझ में आ रही बात मेरी? यानी कि मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ले लिया। अब इस शीट के वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सिलेंडर को सपोज कर लिया, एक गॉसियन सिलेंडर को सपोज कर लिया। तो गॉसियन सिलेंडर है बेटा, तो इधर से भी तो सिलेंडर पास होगा, इधर से भी तो पास होगा, दोनों तरफ से सिलेंडर पास होगा। तो इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीए, इधर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीए।
तो आप कहोगे कि सर सिलेंडर का इस वाले से एरिया से भी तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल बेटा, तो डी ए ऊपर की तरफ चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ चला गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो यानी कि यहां से निकलने वाला, इस सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जीरो होगा, वो 90 डिग्री का एंगल है, अभी बताया कुछ देर पहले। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बेटा। तो अब जरा सा देखो, टोटल फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। अब एजम्पशन में क्या होगा, तो लेट अस सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कितना सपोज किया है, सिग्मा सपोज किया है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, मतलब पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं, वो कितना है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज है, सिग्मा चार्ज है। तो फ्लक्स फाई ई, इस सीट से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई कितना होगा बेटा, इधर से निकलेगा वो फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इधर से प्लस इधर से जो निकलेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। दोनों तरफ से कैलकुलेट करेंगे ना, इधर से भी और इधर से भी। चलो, तो फाई कितना हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब आप पूछोगे कि सर ये ई डी ए कॉस थीटा कैसे हो गया, तो फॉर्मूला याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आई बात। चलो, तो फाई ई कॉस थीटा कितना है यहां पे, तो देखो बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डीए भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो, और जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, फाई इक्वल टू हो गया, ई कॉमन कर लो दोनों में से, क्या बचेगा ब्रैकेट में, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो फाई ई इंटू डीए मतलब छोटा सा जो एरिया था वो, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया, यानी कि डीए छोटा सा एरिया को लेकर अगर इंटीग्रेट कर देते तो पूरा एरिया आ जाता है, यानी कि ए प्लस ए टोटल एरिया। तो फाई कितना हो गया, 2EA। फाई कितना हो गया बेटा, 2EA हो गया। तो अब इस सीट से फ्लक्स कितना निकल रहा है, 2EA निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करेंगे। तो गॉसेस लॉ का यूज करने के लिए ये वाला कितना जगह यूज करें, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ ने क्या कहा था बेटा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्ज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या, टोटल चार्ज इक्वल टू बेटा एरिया, कितना एरिया है वो, इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अरे बेटा अभी तो लेंथ के लिए बताया था ना कि अगर टोटल चार्ज क्यों निकालना है तो उसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो वो लैम्डा था इनटू टोटल लेंथ। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या किया मैंने, पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज थे, सिग्मा थे, और टोटल एरिया कितना था, ए था, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो फ्लक्स फाई गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू ए सिग्मा। ए सिग्मा यही तो था, टोटल चार्ज ए सिग्मा रख दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो फाई इक्वल टू 1/ε0 ए इंटू सिग्मा, और फाई इक्वल टू 2EA। तो अब बताओ मुझे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों इक्वेशन से, तो 1/ε0 ए सिग्मा
इक्वल टू 2EA। तो ए से एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बेटा आपके पास ई की वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई? ई की। यही तो निकालना था, यही तो निकाला, यही तो मेरा हेडिंग था, यही तो मेरा हेडिंग था बेटा। तो बेटा मैंने क्या किया, हमें क्या करना था? हमें करना था इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है और कितनी उसकी इंटेंसिटी है वो निकालनी थी हमें। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा गॉसियन एरिया लिया, गॉसियन इनक्लोज सरफेस लिया, इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। तो इधर से भी निकलेगा इधर से भी, क्योंकि शीट के दो सरफेसेस होते हैं, इधर और इधर दोनों, तो दोनों को निकाल करके ऐड कर दिया तो 2 ये आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम वो लगाया और टोटल चार्ज कैलकुलेट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद आपके पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया बात बेटा? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। इसके बाद हम लोग अपना थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि लास्ट होगा आपका। नोट डाउन कीजिए। होप बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा। तो अब तक हम लोगों ने दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पढ़े हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्लेन शीट अगर होगा तो उसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, गॉसेस लॉ का यूज, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। जो थर्ड होगा बेटा वो हमारे पास एक स्फेरिकल सेल होगा, यानी कि एक बॉल होगा, उस बॉल स्फेरिकल बॉल, उस स्फेरिकल बॉल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो आपका जो हेडिंग होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें चार्ज स्फेरिकल सेल के। तो चलो सपोज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल आ गया। और सपोज कर लेते हैं बेटा इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। और इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस के ऊपर ध्यान रहे, सरफेस के ऊपर मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो अब इसके वजह से आउटसाइड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसके वजह से, इस बॉल के वजह से बाहर की तरफ कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसमें पहला जो हेडिंग होगा बेटा देखो इसमें 3 लेयर होंगे। पहला हमने निकालेंगे आउटसाइड, ठीक है, दूसरा हम लोग निकालेंगे इनसाइड, इनसाइड क्या आएगा, और तीसरा हम लोग निकालेंगे एट द सेंटर, सेंटर पे कितना होगा। ठीक है। तो आउटसाइड निकालेंगे, इनसाइड निकालेंगे और सेंटर पे निकालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो पहला हम लोग निकालेंगे क्या, फर्स्ट होगा आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के आउटसाइड। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, इमेजिनरी। ठीक है। बॉल तो आपका इतना ही है, लेकिन इससे बाहर निकालना है ना, इससे बाहर निकालना है। तो बाहर की वजह से क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया मैंने। ठीक। अब सपोज कर लेते हैं इसका जो रेडियस है बेटा वो है आपका स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर है, यानी कि स्मॉल आर रेडियस का क्या किया, एक गॉसियन इमेजिनरी सरफेस बना लिया। तो लेट, अब हमारा एजम्पशन, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेयर बी सिग्मा। मैंने क्या कर लिया, ये जो बॉल था इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो सिग्मा सपोज कर लिया। ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए नाउ
to calculate, we draw an imaginary Gaussian sphere of radius small r. क्या कर लिया मैडम मैंने इससे निकलने वाला बाहर की तरफ जो फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन इमेजिनरी आर रेडियस का एक स्फेयर बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा सर्कल ले लिया जो कि एरिया डीए को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया वेक्टर किधर की तरफ, बाहर की तरफ डीए। तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो भी तो ई बाहर की तरफ ही होगा। ऐसे ही तो होगा, डीए और ई का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना। हाँ अच्छा चलो ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि फ्लक्स फाई ई क्या होगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, यही तो ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा है ई और डी ए के बीच का एंगल, तो कितना है एंगल 0। तो फाई ई कितना हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1। अच्छा तो फाई कितना हो जाएगा, ई तो ई है बेटा, इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि छोटा सा एरिया, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा बड़ा सा एरिया मिल जाएगा, पूरा इस बड़े वाले स्फेयर का एरिया मिल जाएगा, जो इमेजिनरी एरिया है वो। तो कितना हो जाएगा बेटा, नीचे लिख रहा हूं, हाँ। तो फाई इक्वल टू ई इंटू स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अच्छा यहां पर आर कैपिटल आर लेंगे कि स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर लेंगे कि स्मॉल आर, किसका एरिया निकाल रहे ये डिपेंड करता है। तो एरिया हम बड़े वाले का लेंगे ना, क्योंकि एरिया तो यहां पर छोटे वाले को माने थे, ये छोटा वाला सर्कल का डीए तो ये था ना आपका, तो एरिया किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा एरिया। तो यानी कि रेडियस क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, है ना। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड में कितना फ्लक्स निकल रहा है, इतना फ्लक्स निकल रहा है। ये इसको बना लेते बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉसेस ने क्या बताया था, फ्लक्स फाई इक्वल टू, इन्होंने कहा था, गॉसेस ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू कितना एरिया है, तो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ए। अब ये जो एरिया है बेटा वो किसका एरिया होगा, इस बड़े वाले का होगा कि छोटे वाले का एरिया होगा, इमेजिनरी गॉसियन स्फेयर का एरिया होगा या इस छोटे वाले का, यानी कि जो एक्चुअल में बॉल था उसका एरिया होगा। तो क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो चार्ज किसके ऊपर है, इस वाले पे है ना, छोटे वाले जो बॉल था उसके ऊपर ना चार्ज है, यानी कि यहां पर जो एरिया होगा वो इस वाले बॉल का होगा, है ना। तो Q कितना हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज। तो फ्लक्स फाई कितना होगा, फ्लक्स फाई होगा 1/ε0 इंटू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा ये इक्वेशन नंबर आपका 2। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे। तो फाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1/ε0 सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू मिलेगी आपको कितना, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ε0 स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका, ये मिल गया आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा ये जो
स्फेरिकल सेल वाला टॉपिक मैंने आपको बताया। यहां पर सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि यहां पर दो दो रेडियस आ रहा है, आर और कैपिटल आर, है ना। तो जब दोनों आ रहा है, तो कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूं एक बार, जब हम लोगों को क्या टास्क क्या दिया गया था, सोचो जरा सा, हम लोगों को क्या बताया गया, क्या करने के लिए पूछा गया था। तो हम लोग को एक बॉल दे दिया गया, बॉल के सरफेस के ऊपर हम लोगों को चार्ज दे दिया और कह रहा है कि इसके वजह से, इस बॉल की वजह से बाहर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया रेडियस आर का, स्मॉल आर रेडियस का। तो अब स्मॉल आर रेडियस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो तो निकालना है हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, फाई इक्वल टू फ्लक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यहां पर डी ए तक तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो एरिया ले रहे हैं, तो एरिया कितने फ्लक्स से निकल रहा है, एरिया कितने फ्लक्स से निकल रहा है, तो पूरे बड़े वाले फ्लक्स से निकल रहा है ना। तो यहां पर जो एरिया का फॉर्मूला रखेंगे तो 4 पाई स्मॉल आर रखेंगे, क्योंकि जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। देखो यहां पे बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो यहां पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में जब हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज निकाला Q इक्वल टू सिग्मा ए, टोटल चार्ज सिग्मा ए। अब ये जो ए है वो एरिया है किसका, टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितने एरिया पे, तो छोटे वाले सर्किल के ऊपर ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज। तो यहां पर जो एरिया होगा वो कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर, इतना करने के बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, आपको आ जाएगा यहां पर E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आने बात। चलो बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हो बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा इसको। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां तक इसको इरेज कर देता हूं। ये डायग्राम भी इरेज कर देते हैं। अब जो आपका सेकंड टॉपिक देखो, यहां छोड़ा हुआ है इसको मैंने, तो इसको छोड़ा है, एक रीजन है, रीजन की वजह से मैंने छोड़ा हुआ। तो इसका जो सेकंड पॉइंट था, पहले तो हम लोग आउटसाइड निकाले, अब हम लोग निकालेंगे एट द स्फेयर, यानी कि जो आपको स्फेयर दिया हुआ था कैपिटल आर रेडियस का, ये वाला, अब इसी के सरफेस के ऊपर आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा, इसी के सरफेस के ऊपर आपको बताना है इंटेंसिटी कितना होगा। अब मुझे बाहर एक इमेजिनरी रेडियस नहीं बनाना पड़ेगा, इसी के ऊपर बताना है। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग इसी के ऊपर एक इमेजिनरी बना देते हैं, इमेजिनरी स्फीयर बना देते हैं, तो ये कैपिटल आर और वो जो स्मॉल आर जो बड़ा वाला था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। कैपिटल आर स्मॉल आर सेम हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही है ना। तो इफ, यहां पर हेडिंग लिख देते हैं बेटा, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फेयर, स्फेयर के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी स्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो जो स्मॉल आर था वो कितना हो जाएगा, इन दिस केस स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर। स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, क्योंकि स्मॉल आर क्या था बेटा, बड़ा वाला सर्किल था ना। हाँ, लेकिन अब बड़े वाले का तो जरूरत है नहीं, हमको सरफेस पे ही निकलना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर को रख देंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। कहां पर,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द स्फेयर, स्फेयर के ही ऊपर। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या, बाहर की तरफ, इस बॉल है, बॉल से बाहर कितना होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, बॉल के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने आएंगे, है ना, तो वो कितने आएंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस बॉल के ऊपर पर यूनिट चार्ज डेंसिटी कितनी है, पर यूनिट चार्ज कितना है, पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन करो। होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा बेटा। अब हम लोग इसके थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट को, और ये थर्ड पॉइंट है एट द सेंटर, एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर के ही सेंटर पे, यानी कि जो आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का जो स्फेयर था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था बेटा, यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इनसाइड, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पे, अच्छा जिस भी पॉइंट पे कहे बेटा वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ता है। तो सेंटर के ऊपर अगर इमेजिनरी पॉइंट बनाएंगे, सेंटर के ऊपर अगर इमेजिनरी पॉइंट बनाएंगे तो उसका रेडियस कितना होगा, सेंटर के ऊपर रेडियस कितना हो जाएगा, 0। अच्छा बेटा ये बताओ यार, बाहर बना रहे थे तो रेडियस जो था वो स्मॉल आर हो जा रहा था, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल हो जा रहा था, तो सेंटर पे रेडियस क्या हो जाएगा, 0। सेंटर के ऊपर रेडियस क्या हो जाएगा, 0, तो रेडियस विल बी 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में कैपिटल आर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इक्वेशन नंबर 3 में आर की जगह पे 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। नोट डाउन करो बेटा। उम्मीद है बेटा आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आज मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम बताया, लेकिन उसके पहले मैंने बताया कि गॉसेस थ्योरम का यूज क्या है बेटा। तो अगर मैं आपको ये डस्टर दूं, अगर मैं आपको डस्टर दूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 यूनिट का फ्लक्स चाहिए, कितना चाहिए, 5 यूनिट का फ्लक्स चाहिए। मैंने आपको फ्लक्स की वैल्यू बता दी। सपोज कर लो मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं कह रहा हूं मुझे एक ऐसा मटेरियल दीजिए जिसमें से 5 यूनिट का फ्लक्स निकले। तो और आप क्या हो, कंपनी के वर्कर हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि फ्लक्स को निकालने के लिए कितना मेटल का शीट लेना पड़ेगा, कितना उसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा, है ना। मेटल का शीट लोगे उस एरिया का, उतना चार्ज दोगे, तब तो आपको 5 यूनिट का फ्लक्स मिलेगा। तो यही कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ का यूज किया जाता है कि कैसे गॉसेस ने किया। तो सबसे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बताया कि क्या इसका बेसिक यूज है। दूसरा, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डेरिवेशन पे चले गए। मैंने आपको इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर दिया और कहा कि इसके वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इमेजिनरी सिलेंडर बनाया और फ्लक्स निकाल लिया। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट होगा तो इस शीट की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो भी आप लोगों ने निकाल लिया। और थर्ड मैंने आपको बताया क्या, एक स्फेरिकल बॉल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्फेरिकल बॉल है। इस स्फेरिकल बॉल के सरफेस के ऊपर चार्ज दे दिया हमने, इसके बाहर सरफेस के ऊपर और सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इन सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा, और कोई भी डाउट हो बेझिझक मेरे से पूछना। थैंक यू, बाय।